हेड्सअप के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। हम लोगों ने हेड्सअप ऑटो ने जो पॉडकास्ट की शुरुआत की है उसका रिस्पांस और उसके हमारे ऑडियंस के कई एक सवाल आ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। और पहला सवाल लेता हूं अपने दर्शकों का। पहला सवाल है सर, सीएनजी किट कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए? कृपया गाइड करें। इसमें मेरा सुझाव, जिनका प्रश्न है उनको ये है कि गाड़ी इन्होंने मेंशन नहीं की है कि कौन से साल की है, BS4 है, BS6 है। तो ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। इटालियन किट्स हैं, इंडियन किट्स भी कुछ अप्रूव्ड हैं। तो इसमें मेरा सुझाव है कि पहले तो ये देख लें कि गाड़ी आपकी BS4 है या BS6 है, और जो भी ब्रांड आप लगाना चाहें, अगर वो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है उस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ कार के लिए जिस कार में आप लगाना चाहें, अगर ARAI अप्रूव किट है और सर्टिफाइड है, जिसको लगाने के बाद उसका एंडोर्समेंट आपके RC पे, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे हो जाए, दैट इट हैज़ बीन कन्वर्टेड, कि पेट्रोल से कन्वर्ट करके हमने CNG में होगी। अगर ये एंडोर्समेंट हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है, तो वो आप चयन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, जो आपको कॉस्ट के हिसाब से बेटर लगे। मेरा सुझाव है इटालियन किट्स लगाएंगे तो बेहतर है। नाम नॉर्मली हम लोग नहीं लेते हैं, बट फिर भी लोवाटो है, बहुत अच्छी ब्रांड है, BRC बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, परंतु ये दो प्रमुख ब्रांड हैं जो अच्छे हैं। इटालियन है, इंडियन भी ब्रांड्स हैं, परंतु मेरा सजेशन होगा कि क्वालिटेटिवली ये थोड़े बेटर ब्रांड्स हैं। न्यू अर्टिगा में सीएनजी किट लगवा सकते हैं जो कि स्मार्ट हाइब्रिड है, सेफ है क्या सर? प्लीज़ गाइड करें। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक स्मार्ट हाइब्रिड वाली अर्टिगा पेट्रोल के लिए अभी कोई गवर्नमेंट ने किट अप्रूव नहीं की है। मेरी जानकारी मेरे हिसाब से सटीक है, परंतु ये मुझे लगता है कि 15-20 दिन पहले तक तो मुझे मालूम था कि कोई अप्रूव किट इसमें नहीं है जी। तो जो किट अगर आप लगाना चाहते हैं, जो भी रेट्रोफिटमेंट सेंटर से आपकी बात हुई है या बात करेंगे, तो कृपया करके पूछ लीजिएगा कि अगर ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ARAI अप्रूव्ड किट है तो हम लगा लेते हैं। लगाने के उपरांत जो रेट्रोफिटमेंट सेंटर है, क्या वो आपके जो ओनर्स बुक है या रजिस्ट्रेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें वो एंट्री करा लेंगे, एंडोर्समेंट करवा लेंगे, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं CNG चढ़वा लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, तो लगवा सकते हैं। अगर नहीं चढ़वा पाएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि पहले हो रहा था, परंतु अब वो एंडोर्समेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक स्मार्ट हाइब्रिड वाली जो गाड़ियाँ अर्टिगा, उसके लिए किट कोई गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है, टाटा पंच एडवेंचर में ब्लोपंक कार रेडियो पाम बे 1000 लगाया है, मगर गाड़ी जब खराब रास्ते पे चलती है या स्पीड ब्रेकर आता है तो स्क्रीन बहुत हिलती है। उसका कोई फ्रेम मिलता है? अगर मिलता है तो उसके बारे में एकदम मिलता है, एकदम मिलता है। जहाँ से भी आपने लगाया शायद वो नहीं दे पाए हैं, परंतु ये ऑथराइज वर्कशॉप्स में नहीं मिलेगा। आफ्टर मार्केट में जो एक्सेसरी शॉप्स हैं, जो लोग ज़्यादा एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह अपग्रेड करते हैं, वहाँ पे इसका आपको सूटेबल फ्रेम मिल जाएगा। और साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखें, फ्रेम तो ऊपर से सिस्टम को सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम को चारों तरफ से मतलब उसमें बाउंड्री से कवर करने का काम करता है, परंतु जो सिस्टम अंदर टाइट होता है फ्रेम में, वो भी जरूर देख लें कि फ्रेम में प्रॉपर्ली वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, टाइट है कि नहीं। एक हमारे दर्शक ने पूछा है कि उनको हेडलाइट्स में अपग्रेड करना है LED में। अल्ट्रोस 2022 मॉडल है, कौन सा बेस्ट होगा और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? अल्ट्रोस में जो आपके बल्ब्स लगे हुए हैं हैलोजन के, उसको निकाल करके, और जो मॉडल उसमें लिखा होता है, जैसे मान लीजिए H4 है, तो H4 जो है वो एक डिज़ाइन है बल्ब का जी। H4 जो है आपका हैलोजन में भी आ सकता है, H4 आपका LED में भी आ सकता है। फिर LED में ब्रांड्स अलग अलग हैं, हैलोजन में ब्रांड्स अलग अलग हैं। तो पहले मेरा सुझाव है आपको टाटा अल्ट्रॉस गाड़ी में कि आप जो बल्ब रिप्लेस करना चाहते हैं उसको बाहर निकालें, उस बल्ब पे उस पर्टिकुलर बल्ब का जो डिज़ाइन मॉडल है उसका नाम लिखा होगा, H7, H9, H11, H4 वॉट एवर। उसके बाद उसी नंबर का
जो नंबर का आपका बल्ब निकला है उसी नंबर का एलईडी बल्ब ले ले। मेरा फिर इसमें ये सुझाव है कोई ब्रांडेड ही बल्ब मतलब एलईडी बल्ब लगाएं। हम लोग का अनुभव ओसराम और फिलिप्स का बहुत अच्छा रहा है, परंतु वो हमारे दर्शक पे डिपेंड करता है, वो ब्रांड जो लगाना चाहें वो तो उनकी इच्छा है, परंतु वो फिट होगा ही प्रॉपर तरीके से और बीम की अलाइनमेंट प्रॉपर होगी और बीम अच्छे से निकलेगी उसमें। अगर वो मॉडल नंबर मिला के H4 है तो H4 हैलोजन है तो H4 एलईडी लगाना है, H9 हैलोजन है तो H9 एलईडी लगाना है। इन्होंने पूछा आई एम प्लानिंग टू गो टू लद्दाख एंड बाउट मेटल जेरी कैन टू कैरी पेट्रोल, कैन यू प्लीज एडवाइज व्हाट प्रिकॉशन आई नीड टू टेक टू सेफली कैरी पेट्रोल स्पेशली फ्रॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये लद्दाख जाना चाहते हैं, पेट्रोल का कैन इन्होंने लेके जाना है, तो क्या प्रिकॉशन रखना होगा? देखिए शक्ति जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी जेरी कैन ले करके और एक्स्ट्रा फ्यूल ले जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी उस रूट में ट्रैवल किया हूँ और हमें जहाँ पे लास्ट पेट्रोल जिस्पा में मिल रहा था, जो कि अटल टनल से जाएंगे या रोहतांग पास क्रॉस करके जब आप अदर साइड ऑफ द वैली आप जाते हैं, तो वहाँ पे लास्ट जो पेट्रोल फिलिंग स्टेशन है वहाँ से लेह तक तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल डीजल सभी गाड़ियाँ थी कॉन्वॉय में और हम लोग ने देखा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु एक ही सुझाव है, मेटल का रखें, प्लास्टिक का रखें, गाड़ी के बाहर रखें। जी, शॉक ऑब्जर्वर से संबंधित सवाल है कि कैसे पता करें कि कार का शॉक ऑब्जर्वर सही नहीं है, खराब हो चुका है? देखिए, शॉक ऑब्जॉर्बर जो नाम है वो नाम ही बताता है कि शॉक को एब्जॉर्ब करके उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर पे पूरा गाड़ी का वजन जो है वो टिका हुआ नहीं होता है, उसके साथ साथ आपका स्प्रिंग होता है। जिस गाड़ी में लीफ स्प्रिंग है वो लीफ स्प्रिंग पे गाड़ी का वजन होता है और उस स्प्रिंग का जो मूवमेंट होता है गाड़ी के वजन के हिसाब से, रोड के कंडीशन के हिसाब से जो मूवमेंट ऊपर नीचे का गाड़ी का बॉडी का होता है, उसको शॉक एब्जॉर्बर रेजिस्ट करता है और उसको गाड़ी को कम उछलने देता है। अब जिस गाड़ी में कॉइल स्प्रिंग सिस्टम है, तो नए वाले गाड़ियों में आप देखते हैं जितने भी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं उसमें मैकफर्सन स्ट्रट सिस्टम होता है, जिसमें कि कॉइल स्प्रिंग पे गाड़ी का वजन होता है और उसी के बीचों बीच आगे वाले फ्रंट पोर्शन में उसमें स्ट्रट होते हैं या शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। पीछे भी कॉइल स्प्रिंग होता है और साथ में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है। जब भी आप खराब रोड में जा रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर में दो तरह की परेशानी आती है। एक, कभी कभी नॉइजी हो जाता है, स्टिफनेस हो जाएगा तो थोड़ा नॉइज हो जाएगा, थोड़ा हार्डनेस हो जाएगा तो नॉइज हो जाएगा जी। दूसरा क्या है कि बहुत लोग गलती कर देते हैं इसको, बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हम शॉक एब्जॉर्बर को रिपेयर कर देते हैं। कृपया करके ये काम ना कराएं, क्योंकि रिपेयर में जो काम वो लोग करके देते हैं वो एकदम ही नियम से गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। अगर शॉक एब्जॉर्बर एकदम वीक हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, तब क्या होगा कि एक परिस्थिति आपको होगी कि गाड़ी गड्ढे पे गई तो एक बार उछलने के बजाय वो बार बार थोड़ी देर तक उछलती रहेगी, तो ये एक साइन है शॉक एब्जॉर्बर का कमज़ोर होने का। और दूसरा, जो मॉडर्न जनरेशन की गाड़ी है जिसमें आगे में मैकफर्सन स्ट्रट्स लगे होते हैं, स्ट्रट्स में ये भी देखा गया है शक्ति जी कि गाड़ी अगर कम चलती है और गाड़ी कभी लिफ्ट पे उठाई गई, तो जब लिफ्ट पे उठाई तो शॉक एब्जॉर्बर या स्ट्रट पूरा एक्सपैंड हो गया, जबकि जब गाड़ी सड़क पे या ज़मीन पे अपने वजन पे खड़ी रहती है तो वो पूरा एक्सपैंडेड नहीं होता है, थोड़ा दबा होता है। तो ऐसा देखा गया है कि एक बार लिफ्ट पे उठा दिया और गाड़ी थोड़ी चली हुई थी लगभग 30-40-50 हज़ार किलोमीटर, तो जब आप कोई गड्ढे में जाएंगे ना, तो उस गड्ढे में आपकी गाड़ी के सिंक करने की, गड्ढे में ऐसे झटके से वो गिरने की अच्छा संभावना, आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि गड्ढे में गाड़ी जो है ना वो एक तरफ का शॉक एब्जॉर्बर आगे वाला, खासकर ये आगे वाले के लिए ज़्यादा है, तो उसमें देखेंगे कि एक टेंडेंसी होती है कि वो गड्ढे में गए तो गड्ढे में वो झटके से अंदर चला जाएगा, गिर जाएगा। जबकि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम है कि कोई भी मूवमेंट हो, अपवर्ड मूवमेंट हो बॉडी का या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, उस एक्शन को रेजिस्ट करके, उस पर थोड़ा रुकावट करके और उस स्प्रिंग एक्शन को थोड़ा सा
रिस्ट्रिक्ट करके और स्मूथ बनाता है, इसीलिए उसका नाम शॉक है, शॉक नहीं आने देता है। जी जी। तो इसका ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा उछलने लगी तब, और अगर कोई गड्ढे वगैरह में जाने के बाद अचानक जिस तरफ गड्ढे में गए उसमें अचानक झटके से गाड़ी अगर बैठ रही है तो भी वो शॉक अब्जॉर्बर खराब हो सकता है। जी जी, अंतिम सवाल पॉडकास्ट का लेते हैं सर। रस्टिंग से कैसे बचाया जाए? मेरी कार घर के बाहर पार्क होती है, वहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है, ये एक दर्शक ने सवाल पूछा। देखिए सर, रस्टिंग दो तरीके से होती है। एक गाड़ी के ऊपरी सतह जिस पे पेंट होता है वहाँ से होती है। तो अगर मान लीजिए कोई कारण से आपका पेंट कहीं निकल गया और जो बेयर मेटल है वो एक्सपोज हो गया तो धीरे धीरे वहाँ पे रस्टिंग होगी। जी। दूसरा होता है सर कि कोई भी गाड़ी में जो आउटर जो शीट मेटल है जो, वो तो पेंटेड है सर, परंतु जो अंदर वाला उसका भाग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से उस पर पेंट नहीं किया रहता है। जी। कोटिंग्स वगैरह रहती हैं उसको बचाने के लिए। तो पहले की जो टेक्नोलॉजी थी लगभग आज से 25 साल पहले, उसमें ये बहुत अच्छा नहीं था, परंतु अभी नए वाले जनरेशन में ये काफ़ी है। परंतु मेरा एक सुझाव है कि अगर आप थोड़ा कोस्टल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे समुद्र से बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है सर, पोल्यूशन और ये सब के चलते सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है हल्का हल्का, और देखेंगे आपकी गाड़ी ना रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है। तो उस केस में मैं ये बोलूँगा कि दरवाज़ा के अंदर के डोर पैनल्स और जो डिक्की पैनल्स हैं उसके अंदर जो कैविटी होती है, मतलब आगे वाली शीट मेटल जो बाहर जो पेंटेड है और अंदर वाला जो फ्रेम होता है, दोनों के बीच में कैविटी जो होती है उसमें कैविटी वैक्स ट्रीटमेंट जरूर करा लें। एक वो उससे काफ़ी हद तक बच जाता है। और नीचे अंडर कैरेज जो है उसमें बिटुमिनस पेंट ना कराएं, जो चारकोल बेस्ड बिटुमिनस होता है वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि बहुत अच्छा नहीं है। इसमें एंटी स्टोन चिप करके कोटिंग आती है जिसको स्टोन गार्ड भी लोग कहते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम रखती है। तो वो क्या करता है कि चिपिंग नहीं होने देता है नीचे से। तो नीचे से प्रॉपर एंटीरस कोट जिसमें कि एंटी स्टोन चिप कोटिंग हो, वो अंदर से गाड़ी के अंदर वाले जो कैविटीज़ हैं उसमें कैविटी वैक्स होना चाहिए। और अगर कारपेट वगैरह में कभी पानी चला गया कोई कारण से, तो मेरा सुझाव है कि सीट वगैरह खोल करके कारपेट्स को सुखा के वापस लगाएंगे। तो अभी की गाड़ियां जो पिछले 15-20 साल से हमारे देश में हैं या वर्ल्ड ओवर जो बन रही हैं, उसमें रस्टिंग की संभावना काफ़ी कम होगी। तो ये 3-4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो रस्टिंग जो है अल्टीमेटली तो कभी ना कभी होगी, बट काफ़ी डिलेड और काफ़ी स्लो होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सटीक और जितने सवाल हमारे दर्शकों ने पूछा है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें हर सवाल का जवाब उन्हें मिल गया होगा। व्हाट्सएप ऑटो के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे को फिर आऊँगा और आपके सवाल का सटीक जवाब अपने ऑटो एक्सपर्ट और उनकी पूरी रिसर्च टीम के साथ बैठकर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे अभी सवाल पूछते हैं, लगातार सवाल पूछते रहें और हम समय निकालकर रिसर्च कर उन तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। व्हाट्सएप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।